हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेमेस्टर वाला। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर एक साथ जॉब कैसे ले सकते हैं। यानी हमें इस तरह की कंडीशन चाहिए कि आपके पास में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी आपके पास में अवेलेबल है और आपको चूज करना है कि मेरे को उनमें से कौन सा जॉब करना है। ये ड्रीम आपका सच हो सकता है अगर आप कुछ बातों पर ध्यान दें। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि हम लोग बचपन से जो स्टडी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, हम सबका खाली एक ही एम है और वो एम है जॉब लेना, पैसे कमाना। इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको रियल में नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हैं। हम इंडियन खाली उसी सेक्टर में जाते हैं जहां पर हमें इजीली जॉब मिल जाता है। अगर हमें लगता है कि अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में इजी जॉब मिल सकता है तो बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर लगता है कि मेडिकल सेक्टर में बहुत आराम से जॉब लग जाएगा तो आप सबके सब लोग मेडिकल फील्ड में जाना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये स्थिति बदल जाती है, आपको लगता है कि कॉमर्स के फील्ड में या इकोनॉमिक्स के फील्ड में इजीली जॉब मिल जाएगा, तो सबके सब लोग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की फील्ड में जाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि पढ़ने के पीछे हम सबका एक ही एम है, एक अच्छा जॉब लेना और पैसे कमाना। बट आपने देखा होगा कि बहुत ही कम लोगों को अच्छा जॉब मिल पाता है। मेरे ऐसे बहुत सारे रिलेटिव हैं जिन्होंने किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से स्टडी की, करीब 60 से 70 लाख रुपए वो खर्च कर चुके हैं और आज उनका खाली 50,000 रुपए का जॉब लगा हुआ है। मेरे ऐसे बहुत सारे रिश्तेदारों के बच्चे भी हैं जिन्होंने टॉप के आईआईटी और एनआईटी से स्टडी की और आज भी उनको अच्छा जॉब नहीं मिला, या तो वो बेरोजगार हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं। बट मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो एक मामूली से कॉलेज में, जो ऑलमोस्ट अननोन टाइप का कॉलेज था, वहाँ से स्टडी करके आए और आज बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक मामूली से कॉलेज से स्टडी की और आज उनके पास कम से कम 4 से 5 पीएसयूज का ऑफर अवेलेबल है। तो बेसिकली इसके पीछे राज क्या है? मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपने बहुत महंगे कॉलेज से स्टडी की है या अगर आपने बहुत रेपुटेड कॉलेज से स्टडी की है तो आपको अच्छे जॉब की गारंटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं निकले हुए, उनके पास भी बहुत सारे जॉब के ऑफर हैं, और कुछ लोग जो अच्छे कॉलेज से निकले हुए हैं उनके पास भी जॉब के ऑफर नहीं है। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इस सीक्रेट को आज हम लोग डिकोड करेंगे कि जॉब हमें कैसे मिलता है। हम आज ये डिकोड करेंगे कि हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सबके अंदर जॉब कैसे मिलेगा। तो देखिए, हमें सिर्फ 3 चीज समझनी होती है। सबसे पहली बात समझनी है कि हमारे इंजीनियरिंग करने के बाद किन किन सेक्टर में हमें जॉब मिलता है, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब आपको मिल सकता है। दूसरी बात, इस जॉब को लेने के लिए आपको किस तरह का इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, किस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उस इंटरव्यू के अंदर या उस एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में तीसरी बात, कि इस तरह के इंटरव्यू या एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पता लग गया तो आप बीटेक के खत्म होते होते या एट द मोस्ट बीटेक के 1 साल बाद आपके पास में बहुत सारे जॉब के ऑफर हो सकते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है जब कोई भी बच्चा किसी कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब जाता है तो बहुत से बच्चों के माँ बाप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि किन किन सेक्टर में जॉब अवेलेबल है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बच्चे को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चा अपने मस्ती के मूड में रहता है। तो क्या करता है कि वो अपने सीनियर से पूछता है और सीनियर उसको जैसा गाइड कर देते हैं उसी ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देता है। अगर सीनियर कहता है कि कोडिंग सेक्टर में यानी सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है तो खाली कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा, बाकी सब चीज़ें भूल जाएगा। जबकि जो सीनियर जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है उसको भी जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बल्कि उसको तो खुद ही फियर है कि उसका जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप सभी को एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको एक वास्ट एक्सपीरियंस हो और जो आपको बता पाए कि जॉब लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो हमें क्या क्या करना पड़ेगा।
ठीक है। आपको एक ऐसा मेंटोर की जरूरत है जो रियल में आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए, जो जनरली लोगों को नहीं मिलता। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। एक बार बताने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। आई एम अजय गुप्ता, आई एम बीटेक फ्रॉम जयपुर। आईएएस, जिसको आजकल हम ईएससी एग्जाम बोलते हैं, उसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी। गेट इलेक्ट्रिकल के अंदर ऑल इंडिया रैंक फिफ्थ आई थी। आईएएस एग्जाम को मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, दोनों ब्रांच के साथ में क्रैक किया है। सीएससी एग्जाम यानी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, उसका मेन एग्जाम तक क्वालिफाई किया है विद द इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और ये मान के चलिए कि इंडिया में जितने भी पीएसयूज हैं, उन जितने भी एग्जाम था, सबके अंदर सिलेक्शन हुआ था। पावर ग्रिड हो, एनटीपीसी, एनएचपीसी, बीएचईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इसरो, बार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि मेरे टाइम पर ये जो पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे, इन सब का अपना अपना अलग एग्जाम होता था। तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास में कहाँ कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बीटेक खत्म होते ही आपके पास में 2-3 जॉब आपको मिल जाए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बीटेक कर रहे हैं, आपको कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा प्लेसमेंट के थ्रू आपको जॉब मिल सकता है। थर्ड ईयर के अंदर आपकी इंटर्नशिप लगती है और फाइनल ईयर के अंदर आपका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट के थ्रू आपको जॉब मिल सकता है। अब प्लेसमेंट वाले जॉब भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्लेसमेंट कोर कंपनीज के अंदर, और दूसरा होता है आपका आईटी कंपनी के अंदर, क्योंकि आईटी कंपनी ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के स्टूडेंट को हायर कर लेती है। अब कोर कंपनी या आईटी कंपनी जब प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में आती है, तो आपको जॉब कैसे मिलता है। तो जनरली अगर आप कोर कंपनी पे देखेंगे तो सबसे पहले एक एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है। ये नहीं कि सभी कंपनी एग्जैक्टली सेम काम करेगी, बट मैं बता रहा हूँ एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और ध्यान रखें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो मेनली आपकी कोर सब्जेक्ट से होते हैं। मेनली कोर सब्जेक्ट का मतलब है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी से मेनली क्वेश्चन होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो ईडीसी, कम्युनिकेशन, एनालॉग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोर सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बाद मोस्टली आपको इंटरव्यू से गुजरना होता है। इंटरव्यू के अंदर भी अगर आप देखें तो आपके बारे में वो कुछ बातें पूछते हैं, उसके अलावा जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, कोर ब्रांच के अंदर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अब आ जाइए आईटी कंपनी का प्लेसमेंट कैसा होता है। तो आईटी कंपनी का प्लेसमेंट के लिए अगेन आपका एक एग्जाम होता है जिसमें 2-4 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस अगेन एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, प्लस कोडिंग स्किल को जज किया जाता है। तो पहला तरीका तो है कि आप प्लेसमेंट के थ्रू फाइनल ईयर के अंदर ही जॉब ले सकते हैं। ये प्लेसमेंट जनरली जो आपको जॉब दिलवाता है, ये मोस्टली आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में दिलवाता है, और कभी कभी कुछ अच्छे कॉलेज के अंदर कुछ पीएसयूज भी प्लेसमेंट के लिए आती है। ठीक है, नाउ सेकंड सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके पास में अवेलेबल है वो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब। गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली जो जॉब होता है उसका ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको अपने स्टेट के जॉब मिल सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं तो आपका यूपी गवर्नमेंट का जॉब, राजस्थान के तो राजस्थान गवर्नमेंट का जॉब। ठीक है, तो स्टेट एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग के लिए स्टेट एग्जाम आपका एई का एग्जाम और जेई का एग्जाम होता है, यानी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, ट्रांसको कंपनी है, जनरेटिंग कंपनी है, ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं एई के लिए, जेई के लिए। या फिर आप जो स्टेट की
एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, ठीक है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एईजी के एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखें तो क्या आपसे पूछा जाता है, अगेन इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी, जो एग्जाम होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर भी मेनली आपका कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। कहीं कहीं पर जीडी जीटी भी हो सकता है, ठीक है, तो स्टेट एग्जाम्स के थ्रू भी आपको जॉब मिल सकता है। इसके बाद थर्ड मेथड जो आपके पास में अवेलेबल है वो है आप गेट एग्जाम देना, ठीक है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। गेट एग्जाम देने के दो फायदा हैं। पहला, जो हमारी सेंटर की पीएसयू है, जैसे एनटीपीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनका रिक्रूटमेंट आजकल गेट स्कोर के बेसिस पर होता है। और सेकंड है कि अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, आपको एमटेक करना है, ठीक है, प्लस पीएचडी करनी है, ये कहीं कहीं पर आपका गेट स्कोर के थ्रू आप इंडिया के बाहर भी हायर स्टडीज़ पे जा सकते हैं, और आप एमबीए भी कर सकते हैं, नीटी वगैरह से आप एमबीए भी कर सकते हैं गेट स्कोर के थ्रू, ठीक है। अब गेट का पैटर्न सबको पता है कि गेट के अंदर 65 क्वेश्चंस आते हैं, 3.5 आवर में आपको करने होते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, प्लस मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान रखिए, जब आपका एईजी का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है, इसमें टेक्निकल एग्जाम तो होता ही है, प्लस जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली काफी जगह पर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। गेट के बाद फिर आपके पास में एक और ऑप्शन है, वो है आपका आईईएस का, जिसको आप ईएसी भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के दो पार्ट होते हैं। पहले आपको प्री में अपीयर होना पड़ेगा, प्री क्वालिफाइड हो जाएगा तो फिर आप मेंस में अपीयर होंगे, और फिर मेंस अगर आपका क्वालिफाई होगा तो फिर आप इंटरव्यू के अंदर अपीयर होंगे। आईएएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, हर ब्रांच के अंदर नहीं होता, खाली 4 ब्रांचेस के अंदर ही अवेलेबल है, यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल। अगर आप इन 4 ब्रांचेस के अंदर हैं तो आप आईएएस को अपना टारगेट करके चल सकते हैं। प्री के अंदर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, और मेंस के अंदर आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। इंटरव्यू के अंदर आपका टेक्निकल प्लस, नो डाउट ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका टेक्निकल प्लस जनरल स्टडीज दोनों हैं। कन्वेंशनल के बाद फिर आपको इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना होता है, और फिर आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। और एक और ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, दैट इज द सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसके भी यही 3 पार्ट हैं। पहले आपको प्री लिखना होता है, प्री क्वालिफाई होने के बाद आप मेंस में अपीयर होते हैं, और मेंस के बाद फिर आपको इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना होता है। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, ठीक है, यानी अगर आपको टॉप की जॉब में जाना है तो आप सीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीएससी एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होता है उसके अंदर आपका जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट बहुत वेटेज रखता है, जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट, प्लस अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट से देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट चूज़ करनी पड़ती है मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर स्टूडेंट के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है। वो इलेक्ट्रिकल से दे सकता है, मैकेनिकल से दे सकता है, और सिविल से दे सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी इलेक्ट्रिकल से ही देता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंबाइंड सिलेबस रहता है।
अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिकल से बहुत सारे लोग सीएससी निकाल रहे हैं। इससे पहले वाले ईयर में करीब टॉप 20 के अंदर 3 बच्चे इलेक्ट्रिकल के थे। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं लेकर वो जनरल सब्जेक्ट लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह सब्जेक्ट लेकर भी वो सीएससी निकालते हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, अब ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये एग्जाम या इंटरव्यू कैसे क्रैक किए जाएं, ये दूसरा सवाल उठता है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्रैक करने का मेथड है कि इसमें क्या आता है, पहले आपको ये समझना है। तो अगर आप सब जगह देख रहे हैं तो सब में एक ही तरह की चीज़ आ रही है कि आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है, उसमें आपका कमांड होना जरूरी है। चाहे आपको प्लेसमेंट में बैठना है तब भी वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आईटी कंपनी के अलावा अगर आपको कोर कंपनी के प्लेसमेंट में बैठना है तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। या अगर आप स्टेट के जेईई एग्जाम में बैठ रहे हैं तब भी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। गेट के लिए भी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ईएससी के लिए भी और सीएससी के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी पहली चीज़ है कि आप जिस ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, वो इंजीनियरिंग आपको अच्छे से करनी है ताकि उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी कमांड बनी रहे। वो नॉलेज आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की कंपनी में जॉब लेने के लिए ज़रूरी होता है। अधिकतर बच्चे आज के ज़माने में उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम बच्चा उसकी तैयारी ही नहीं करता। ठीक है, वो मैकेनिकल में गया लेकिन वो मैकेनिकल की तैयारी ही नहीं करता है, वो खाली कोडिंग स्किल पे ध्यान देता है। ठीक है, कोडिंग से आपको जॉब मिल सकता है आईटी कंपनी के अंदर, बट कभी कभी क्या होता है, जो आईटी फील्ड है कहीं कभी स्लम्प आता है, कभी बड़ा बूम पर होता है। अगर आप फाइनल ईयर पे उस टाइम पे निकल रहे हैं जब आईटी फील्ड में स्लम्प है और आपने अगर अपने कोर ब्रांच पे फोकस नहीं कर रखा है तो आपको जॉब लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, आप नो डाउट आप कोडिंग स्किल हमेशा डेवलप करते रहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा समय की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी चीज अगर आप देख रहे हैं कि इन सब के अंदर एक जनरल स्टडीज वाला पार्ट भी होता है, एजेई के एग्जाम्स में भी आता है, सीएससी में भी आता है, ईएससी में भी आता है, मैथमेटिक्स का पार्ट भी होता है। ठीक है, मैथ्स एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। तो आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, अपनी कंसर्न ब्रांच की टेक्निकल सब्जेक्ट की, जनरल स्टडीज़ की, मैथ्स और एप्टीट्यूड की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, हर तरह का जॉब आपको मिलेगा। अब ये होता है तैयारी कैसे करनी है। आप कॉलेज के अंदर आए फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर से तैयारी नहीं कर पाते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो एटलीस्ट सेकंड ईयर से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अधिकतर जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट से वो ये होती है कि फाइनल ईयर के बाद वो जॉब्स के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, उससे पहले वो जॉब के बारे में सोचता नहीं है, ना उसके लिए तैयारी करता है। ठीक है, तो फाइनल ईयर के बाद उसको 3-4 साल लग जाते हैं जॉब लेने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सेकंड ईयर में, एट द मोस्ट सेकंड ईयर में आते ही आपको जॉब के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है, और ऐसा सोचना है कि फाइनल ईयर के खत्म होते होते या उसके तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाए। तो देखिए, अगर आप सेकंड ईयर से भी स्टार्ट करते हैं तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर आपके पास में टोटल 3 साल हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि हम लोग तैयारी इसकी कैसे करेंगे। तो यू हैव ए 3 ईयर, आपके पास में 3 ईयर हैं। 3 ईयर का मतलब है आपके पास में 36 मंथ का टाइम है। 36 मंथ का टाइम है। सबसे पहले आप आइए अपनी टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप गेट में देखें तो 8 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ईएससी में देख लीजिए 8-10 सब्जेक्ट हैं। मतलब मैक्सिमम अगर मैं लेके चलूँ तो जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो एजे का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, ईएससी का हो या सीएससी का हो, किसी भी ब्रांच की, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल की, तो एट आपको करीब मान के चलिए करीब 9 सब्जेक्ट होती हैं, 9 टेक्निकल सब्जेक्ट होती हैं, 9-10, 8 से 10 के आसपास जो पूछी जाती हैं। ठीक है, आप सोचिए 9 सब्जेक्ट के लिए आपके पास में 36 मंथ अवेलेबल है। 36 का मंथ है का मतलब है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास में 4 महीने अवेलेबल हैं, 4 मंथ अवेलेबल है। 4 मंथ का मतलब अप्रोक्सीमेटली 120 डेज आपके पास में अवेलेबल है एक सब्जेक्ट करने के लिए।
अब सोचिए एक सब्जेक्ट पे जनरली कितने टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में 4 ही टॉपिक होते हैं, किसी में 5 होंगे, किसी में 8 होंगे, 10 होंगे, मैक्सिमम 10 मान लीजिए, उससे ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे, इवन 8 के आसपास आपको टॉपिक मिल जाएगा। अगर मैं एकदम वो 10 टॉपिक भी मान लेता हूँ, एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक हैं, तो मेरे पास में एक टॉपिक करने के लिए 12 दिन है, एक टॉपिक करने के लिए 12 डेज है। अब सोचिए एक टॉपिक के लिए आपको कितना रीड करना पड़ता है, कितने पेज की स्टडी करनी पड़ेगी, कितने नोट्स की स्टडी करनी पड़ेगी एक टॉपिक के लिए। अगर आप किसी भी टीचर के नोट्स देखें पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो एक टॉपिक का नोट्स 50-60 पेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप किसी बुक में किसी टॉपिक का देखें पेजेस, तो 20, 30, 50 से ऊपर पेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 60 पेज भी मान लूँ, मानो 60 पेजेस हैं एक टॉपिक के अंदर, तो एक दिन में आपको खाली 5 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं, 5 पेज, सिर्फ 5 पेज पढ़ना है आपको, और 5 पेज को ही समझना है, बाकी को ट्राई भी मत करिए समझने के लिए। 5 पेज, 5 पेज को पढ़ने के लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम्स की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपको 2 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फैकल्टीज आते हैं वो कहते हैं भाई आपको कम से कम 15 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ 2 घंटे दोगे, 5 पेज पर पढ़िए, सिर्फ 5 पेज टेक्निकल के लिए। ये देखिए मज़ा तब आता है जब आप तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या होता है कि हम तैयारी बहुत बाद में स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैं बहुत सारे गेट स्टूडेंट को मिलता हूँ तो कहते हैं अभी 2 महीने रह गए, मेरे को पता ये तैयारी मैं कैसे करूँ। 2 महीने में पूरी की पूरी इसको तैयारी करनी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में 3 साल अवेलेबल है। और 2 महीने में अगर आप 3 साल का सिलेबस कंप्लीट करना चाहोगे तो नो डाउट आपको एक दिन के अंदर 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ आपको बहुत आराम से पढ़ना है, कोई माइंड में किसी तरह का लोड नहीं है, सिर्फ 2 घंटे पर आवर की आपको स्टडी करनी है। 2 घंटे में 5 पेज आप इतनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इतनी अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपका सेमेस्टर वेमेस्टर की जो तैयारी हो रही है वो आप करने दीजिए, ये 2 घंटे में एक अलग से दे रहा हूँ, ये 2 घंटे हैं आपको जॉब दिलवाने की तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट तैयार हो गया। ये जो मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट तैयार हो रहा है ये हर एग्जाम के लिए है, चाहे स्टेट का एजेई एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे ईएससी का एग्जाम हो, चाहे सीएससी का एग्जाम हो। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब आप पूरी की पूरी थ्योरी पे फोकस करोगे, थ्योरी के बाद उस थ्योरी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर फोकस करोगे। जैसे अभी तक जो बच्चा होता है मानो गेट की तैयारी कर रहा होता है, थ्योरी पे फोकस नहीं करता, थ्योरी पे फोकस नहीं करता तो वो एजेई का एग्जाम नहीं निकाल पाता है, ईएससी का एग्जाम नहीं निकल पाता। लेकिन आपको यहाँ पर सब करना है, आपकी सब एग्जाम की तैयारी हो रही है। और ध्यान रखिए अभी बच्चों इतना अच्छा वो हो गया, पहले सभी बच्चों को बीटेक खत्म होने का वेट करना पड़ता था, उसके बाद वो गेट या ईएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आकर कोचिंग में पार्टिसिपेट करते थे। बट अब ऑनलाइन कोचिंग होने से क्या हो गया कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी इन सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको 2-3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है और सिर्फ इतने घंटे की आपको स्टडी करनी है, और आप टारगेट लेके चलोगे ईएससी को। ध्यान रखिए अगर आप ईएससी को टारगेट लेके चलते हो, क्योंकि ईएससी के जो एग्जाम है ना उसमें ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों आता है, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके बाकी सब टेक्निकल एग्जाम की तैयारी आपकी हो रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं तो कुछ और पोर्शन है, जैसे जो हमें अगर एईजी का जॉब चाहिए तो उसमें कभी कभी जनरल स्टडीज आता है, सीएससी में भी जनरल स्टडीज आता है। ठीक है, या आईएएस के अंदर भी जीएस जनरल स्टडीज वाला आता है। तो जब आपके पास में फ्री टाइम हो, 3 साल है आपके पास में जनरल स्टडीज के लिए, ठीक है, 1/2 to 1 आवर पर डे दीजिए। जैसे अगर आप देखते हैं ना जनरल स्टडीज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड वगैरह सब जनरल स्टडीज का पार्ट हम लोग मान लेते हैं। एक तो आप अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चों की आदत नहीं होती न्यूज़पेपर को पढ़ने की, या अगर वो पढ़ता भी है तो वो उन न्यूज़ को पढ़ता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, ठीक है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर जा रहा है। उस तरह की न्यूज़ से मतलब नहीं है, आपको उन न्यूज़ को पढ़ना है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं।
कि अगर इसरो का गगनयान प्रोजेक्ट है तो उसमें कितने इंडियंस जाएंगे, उस तरह के प्रोजेक्ट क्या था, डीआरडीओ का कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह की न्यूज़ को पढ़ने की हैबिट डालिए। 3 साल तक अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको नहीं पता होगी। इसके साथ साथ आपको 9 से लेकर 12th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर पढ़ लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जब भी फ्री टाइम है, आप दिन में आधे घंटे 1 घंटे निकालिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि आपका बहुत ज़बरदस्त बेस बन जाता है। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत मज़ा भी आता है इसको पढ़ने के लिए। तो आपका जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आपको इसी में मैथ्स और एप्टीट्यूड की भी तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको टोटल 2+1 3 आवर्स पढ़ने के लिए कहा है, प्लस कुछ घंटे आप कोडिंग स्किल डेवलप करने में दीजिए, कोडिंग के लिए, ठीक है। आप दिन में 1 से 2 घंटे या 1 घंटे भी अगर आप कोडिंग स्किल डेवलप करने के लिए दे रहे हैं, ये अगर मतलब दिन के 3 से 4 घंटे आप अपने जॉब्स के लिए दीजिए कि आपको फाइनल ईयर के बाद आपको जॉब मिल जाए। इसके अलावा आपको सेमेस्टर एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर ये आपने पहले से स्टार्ट कर दिया तो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम में आप अगर आप सीजीपी देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपकी 9 से ऊपर सीजीपी आने कंपलसरी है। और जब भी आप प्लेसमेंट में बैठते हैं तो बहुत सी कंपनीज आपको 8 सीजीपी से ऊपर मांगती है, और अगर आपकी सीजीपी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर खाली गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के जॉब की बात भी कर रहा हूँ। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उससे आपका प्लेसमेंट के अंदर बहुत बढ़िया जॉब लगेगा, ध्यान रखिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू के अंदर आपको पूरा का पूरा नॉलेज होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा इतने डिटेल में स्टडी नहीं करता। क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे आईटीज़ में क्यों ना जाते हों। अभी जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा था, एक बच्चा एक उड़ीसा के कॉलेज से निकला था, बहुत ही साधारण कॉलेज से निकला, करीब 5 कंपनी का पीएसयू का ऑफर उसके पास में आ चुका है फाइनल ईयर के जस्ट बाद। सेम क्या, उसमें मैं आपको 3 साल बता रहा हूँ, उसने खाली 1 साल तैयारी की थी फाइनल ईयर के अंदर, तब भी उसको इतना अच्छा गेट में स्कोर आ गया। बट मैं कहता हूँ कि आप पहले से तैयारी करिए कि आपके ऊपर अचानक बर्डन नहीं आए, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक प्लानिंग करना। लाइफ की आपको बहुत पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। बीटेक करने के बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं, नहीं, आप बीटेक में एंट्री लेने के साथ आप जॉब की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, मैं आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा लोड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 3 से 4 घंटे तो बहुत आप आराम से निकाल सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत इजी है, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए एक बार, उससे आपका एक रूटीन बन जाता है। ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी आपको उनके साथ चलने की ज़रूरत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिए। मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, उनकी 5-5 घंटे क्लास होती है, नहीं देखने की ज़रूरत है अगर आपने सेकेंड ईयर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो, ठीक है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ठीक है, तो फिर आप मेरे को बताइए कि आपको गारंटी से जॉब मिलेगा, गारंटी से। और आपके पास में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सबके जॉब ऑफर आपके पास में अवेलेबल होंगे। फिर आप अपनी ओर से चूज कर सकते हैं कि मेरे को ये वाला जॉब लेके चलना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब है कि आपको प्लानिंग बहुत पहले से कर लेनी चाहिए। बहुत पहले से प्लानिंग करते तो बहुत ज़्यादा लोड हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत बेटर मिलता है। तो बच्चों, आई होप कि आप मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लेंगे और इस तरह तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। हम मिलते हैं कभी और किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।